Hello everyone, welcome on our YouTube channel Brahmakrishna Institute of Knowledge। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। 23 अप्रैल 2025 का जो करंट अफेयर है हम देखने वाले हैं। तो कल हमने देखा था कि अर्थ डे था हमारे पास, जो 22 अप्रैल जो हमारे पास आया था वो एज अर्थ डे में मनाया जाता था और आवर पावर और प्लेनेट उसका थीम था। तो यूएन ने उसको बनाया था, ठीक है ना। तो हमने उसको देख लिया था कि अर्थ डे कैसे बनाया गया, मतलब क्या थीम था और क्यों बनाया जाता है। इन्वायरमेंट को हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अर्थ डे बनाया जाता है। तो आज की करंट अफेयर, जो डेली करंट अफेयर ब्रह्मकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज के ऊपर आपकी चल रही है, 23 अप्रैल 2025 की हम स्टार्ट करते हैं। 26 किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, टेररिस्ट अटैक। देखिए, आतंकवाद थमने का नाम नहीं रहता। टेररिस्ट ने जम्मू कश्मीर के अंदर 26 लोगों को, टूरिस्ट को मार दिया है। बेसिकली यह जो इंसिडेंट है वो बेसरान पहलगांव के अंदर हुआ। बेसरान पहलगांव के अंदर क्यों हुआ और ये इंसिडेंट किस वजह से हो रहा है, आपको भी पता होगा कि पीछे टूरिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा हमले कर रहे हैं और बेसिकली जो टेररिस्ट अटैक है, टेररिस्ट ग्रुप है वो कर रहा है। यह टेररिस्ट ग्रुप जो है वो बेसिकली टी आर टेररिस्ट ग्रुप जो हमारे पास है टीआरएफ ने किया है। टीआरएफ मीन्स आर द रेजिस्टेंस फोर्स फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट। बेसिकली ये एक ग्रुप है जो कि जिसे कि लश्कर तैयबा पाकिस्तान से सपोर्ट मिली हुई है और वहीं से वो चलाना स्टार्ट करता है। देखिए, जितने भी हमारे टेररिस्ट ग्रुप के, जितने भी हमारे पास वो है, इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने बहुत घिनौना काम किया है। इन्होंने बेसिकली जो बेसरान है पहलगांव के अंदर, वहां पर एक जगह है, यहाँ पर एक जगह है, वहां पर एक बेसिकली बेसरान के अंदर एक पिकनिक स्पॉट है, एक बहुत सुंदर वैली है जहां पर एक घास का मैदान है और साइड में जंगल है। यहाँ पर साइड में जंगल हमारे पास रहते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो भी है और कहीं से आप इसी चैनल के ऊपर एक 2 मिनट की वीडियो भी इसमें मिल जाएगी। तो वहां पर बेसिकली वहां पर कहीं से भी वहां पर आराम से आए, मतलब वहां पर कोई भी व्हीकल नहीं जा सकता, वहां पर किसी भी तरीके से नहीं जा सकता। आप वहां पर पैदल ही जा सकते हैं क्योंकि वहां पर घने जंगल है और उन जंगलों से व्हीकल नहीं जा सकते, वहां पर पैदल ही जाया जा सकता है। तो वहां पर बहुत से टूरिस्ट बैठे हुए थे, पिकनिक मना रहे थे, अपने मूवमेंट्स को एंजॉय कर रहे थे, शादीशुदा जोड़े थे, बहुत से थे। तो वहां पर ये आतंकवादी 5 से 6 लोग आते हैं, इनके हाथ में 5 से 6 लोग होते हैं, इनके हाथ में AK-47 जैसे हथियार होते हैं, ग्रेनाइट होते हैं और ये पुलिस और आर्मी की वर्दी में आते हैं। ये लोकल पुलिस और आर्मी की वर्दी के अंदर आते हैं और एक एक से पूछताछ करते हैं कि क्या आप हिंदू हैं और मुस्लिम हैं। इवन पूछताछ नहीं करते हैं, उनको देखते हैं बाकायदा, ठीक है ना। यहां तक भी सुनने में आया है कि उनकी पैंटें उतरवा कर देखते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। अगर वो मुस्लिम होते हैं तो उन्होंने एट द स्पॉट गोली मार दी गई है। तो जैसे वहां पे उनको गोली मारते हैं, सरेआम उन्होंने जैसे मैसार्क किया है, यह एक निंदनीय अपराध है और घटना है। इसको बेसिकली लश्कर तैयबा से जोड़ा गया है। पाकिस्तान के जो हमारे पास आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर एक बयान दिया था, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर और मुस्लिम एंड हिंदू के ऊपर। उसी को देखते हुए ही यहाँ पर ये चीज हुई है। तो अगर इसकी सही घटना के ऊपर बात कर दी जाए तो आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 था। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल राइट देता है। क्या राइट देता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग ही वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, कोई भी आउटसाइडर आकर के वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता है। ये आर्टिकल 370 स्पेशल राइट देता है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। बेसिकली जो राजा हरि सिंह जी थे जम्मू एंड कश्मीर के, जब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हिस्ट्री के अंदर जाए तो जब उन्होंने उनके साथ एक मेमोरेंडम साइन किया था, उस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल राइट चाहिए। अगर ये राइट होगा तभी हम बेसिकली भारत के अंदर मिलना स्टार्ट होंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग से संविधान बनाया था। लेकिन इसी के ऊपर जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, वो हमारा फंडामेंटल राइट कौन सा, कि आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी ले सकते हो, कहीं पर भी
भी रह सकते हैं, इसके ऊपर पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें से ये पता चला कि आर्टिकल 370 जो है वो एबोलिशन कर रहा था फंडामेंटल राइट का। तो उस एबोलिशन के ऊपर जो एक एनजीओ था उसने केस किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जैसे ही केस किया था उस वहां से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था वहां पर गवर्नमेंट ने बेसिकली आर्टिकल 370 को एबोलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। आर्टिकल 370 एबोलिश होने से बेनिफिट क्या रहा? बेनिफिट ये रहा कि अब इंडिया के आउटसाइडर भी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जा करके अपने घर लेने लग गए। 2024 के अंदर अगर डाटा की बात करूं तो 85,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू हुए थे। जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो इश्यू हुए थे, यानी कि 85,000 लोग बाहर से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जा रहे थे, जिससे कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप है उनको ये चीज रास नहीं आ रही थी और उन्होंने इसी चीज को रोकने के लिए, टूरिज्म को कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको एक नॉर्मल स्टेट बनाने के लिए वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा देती है। लेकिन मिलिटेंट्स ग्रुप ने, जो हमारे टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने ये काम किया है। ये बहुत घिनौना और निंदनीय अपराध है और एक घटना है। मानवता के ऊपर यह एक बहुत ही बड़ा कलंक है। यहाँ से ये साबित होता है कि टेररिस्ट की कोई भी रिलीजन्स होती है, नहीं होती बल्कि होती है। यहाँ से इन्होंने ये देखा है कि अगर टेररिस्ट केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ही लोगों को मार रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से एक किसी न किसी जाति को, किसी न किसी उसको बेसिकली टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर हम इन बातों को ना देखते हुए सरकार ने इसके ऊपर क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 2 दिन की दुबई की यात्रा में गए हुए थे, वो उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम सबके साथ हैं और हाँ, ये हमारे ऊपर हमला है ताकि हम टूट जाएं, हम बिखर जाएं, लेकिन हम टूटेंगे नहीं, हम बिखरेंगे नहीं, हम और ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे और टेररिस्ट को दिखाएंगे कि वो हमसे ज्यादा ऊपर नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। इसके ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं। अभी तक 26 किल्ड है और पूरी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ये सारी की सारी चीजें चल रही है और आर्मी ने और जितने भी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं और होम मिनिस्टर्स हैं, सभी के सभी अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं, जो कि एक हाई अलर्ट वेटिंग पे है, जिसमें ड्रोन से और आर्मी से सर्च प्लान, जो सर्च एक्शन जो है वो सारे के सारे इसके अंदर स्टार्ट हो गए हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आर्टिकल 370, जो कि अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम आना स्टार्ट करते हैं। विद बिग कैट्स काउंट राइजिंग, मध्य प्रदेश टू डेवलप बफर जोन्स अराउंड इट्स 9 टाइगर रिजर्व्स। बेसिकली मध्य प्रदेश एक स्कीम लेके आ रही है और वो स्कीम किसके लिए है? वो टाइगर्स रिजर्वेशंस के लिए है। उस स्कीम का जो बजट फाइनेंशियली जो 2025 और 26 के अंदर और 27 और 28 के अंदर हुआ है वो 145 करोड़ हुआ है। तो अब हमें टाइगर को रिजर्व करना चाहिए और हम टाइगर को रिजर्व भी करते हैं। देखिए, हम अपने एनवायरनमेंट को रिजर्व करने के लिए, इकोलॉजी को रिजर्व करने के लिए हमें हर प्राणी की, हर जीव जंतु की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर हमारे यहाँ पर टाइगर्स जो है, जो कि कार्निवोरस के अंदर आते हैं, अगर उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है तो उस पॉपुलेशन में बेसिकली जो हो जाएगा, जो हर्बीवोरस होंगे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जितना भी घास होगा या जितने भी प्लांटेशंस होंगे उन सभी को वो खा जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हमारे पास जितने भी एनवायरनमेंट के अंदर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी या बहुत सी समस्याएं हमारे पास आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हमें ना केवल टाइगर्स की या कार्निवोरस की, बल्कि हर्बीवोरस की पॉपुलेशंस को भी हमें कंट्रोल करना होता है। तो इसमें जानने लायक बात कौन सी? सबसे पहले तो इसके अंदर आप ये महादेव नेशनल पार्क को अंडरलाइन कीजिए कि महादेव नेशनल पार्क कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और दूसरा कौन सा है? बिग कैट स्पॉटेड इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 526 से लेकर 785 तक।
तो 526 टू 785 पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है और जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशंस के लिए यानी कि एक बफर जोन बना रही है टाइगर्स रिजर्वेशंस के लिए टाइगर्स पार्क के अंदर। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। Neri, NEERI, Neri told to study impact of industrial units in Taj Mahal। बेसिकली जो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने एक सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी है कि भाई जो ग्लास इंडस्ट्री है ग्लास ग्लास इंडस्ट्री की वजह से बेसिकली हमारा जो मॉन्यूमेंट है जो कि ताज महल है उसको बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। तो उसी हार्म को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने की या ताजमहल के 10 किलोमीटर के 10 किलोमीटर के आसपास के जो एरिए हैं 10,000 किलोमीटर आसपास के एरिए जो हैं 10,000 किलोमीटर तो नहीं कहूंगा 10 किलोमीटर के आसपास के जितने भी एरिए हैं उसके अंदर बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि उसके अंदर जितने भी हमारे फैक्ट्रीज है जितनी भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उन सभी को रेगुलेट करें उनकी जांच करें वो कितने पॉल्यूशन कर रही हैं कितना पॉल्यूशन नहीं कर रही हैं। अब ग्लास इंडस्ट्री से किस तरीके से पॉल्यूशन होता है कैसे वो ताजमहल के ऊपर हार्म करती है। बेसिकली जब भी ग्लास बनता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एंड बोथ आर द टॉक्सिक गैस। ये दोनों गैस क्या काम करती है ये दोनों गैस जब भी बारिश होती है यानी कि उस एरिया में जब भी बारिश होगी ये गैसेस उस बारिश के पानी के साथ मिल जाते हैं और एक एसिडिक रेन बनाते हैं। एसिडिक रेन बनाने का मतलब क्या होता है कि वो जो पानी जो होता है उसका पीएच जो होता है वो 5.5 से लेस देन कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है मैंने पहले भी पढ़ाया था अब भी पढ़ाया मैंने कि ये क्वेश्चन आएगा कि एसिडिक रेन का जो पीएच होता है वो 5.5 से लेस देन रहता है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एसिडिक रेन का पीएच हमारे पास कितना होना चाहिए। एसिडिक रेन से मॉन्यूमेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है देखिए जो मॉन्यूमेंट्स हमारे पास है यानी कि जो ताजमहल है हमारे पास वो बेसिकली राजस्थान के जिस पत्थर से मिलकर बना हुआ है ठीक है ना उसके ऊपर एसिडिक रेन जब भी गिरती है वो एक केमिकल रिएक्शन करती है जिसकी वजह से जो ताजमहल का जो पत्थर है ताजमहल जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है यानी कि जो उसका व्हाइट कलर है जो संगमरमर का जो पत्थर है उसका जो व्हाइट कलर है वो बिल्कुल ब्लैक कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो जो जैसा वो दिखता है वैसा वो दिख नहीं पाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ताजमहल के बारे में कुछ और बातें जानना स्टार्ट करेंगे तो हमारे 7 अजूबे हैं उसमें से आता है और जो यूनेस्को जो हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर भी ये आता है 1983 के अंदर यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया था। ठीक है ताजमहल के अंदर तो इसको बनाया किसने था इसको बनाया था शाहजहां ने बनाया था। इसको बनाया किसने था इसको बनाया था शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने किसकी याद में बनाया था मुमताज महल की याद में बनाया था। शाहजहां का बेटा ही कौन था औरंगजेब था। शाहजहां के बारे में आपको बता दूं कि इनको आर्किटेक्ट से बहुत प्यार था और इनके समय को ही गोल्डन ईरा ऑफ मुगल आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि गोल्डन ईरा ऑफ मुगल आर्किटेक्ट गोल्डन ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि गोल्डन ईरा ऑफ मुगल आर्किटेक्ट किस के टाइम का होता है और वो शाहजहां के टाइम का होता है। इन्होंने ना केवल ताजमहल बनाया बल्कि उस समय जो हमारे पास है दिल्ली का लाल किला है वो भी इन्होंने ही बनाया और जो आगरा के अंदर एक और जो आगरा फोर्ट है वो भी इन्होंने बनाया और जामा मस्जिद जो है वो भी इन्होंने ही बनाई थी। तो इन्होंने बहुत से काम किए थे आर्किटेक्चरिंग के लिए तो इसीलिए इनको इसमें बहुत ज्यादा याद किया जाता है। तो शाहजहां ने मुमताज की याद में इनको बनाया था। एक और बात मैं बता दूं आपको इनकी जो मदर थी वो मुस्लिम नहीं थी वो राजपूत थी। राजपूत उनका नाम था जगत गोसेन। जगत गोसेन जो थी वो इनकी क्या थी जगत गोसेन इनकी बेसिकली मदर थी इनकी माता थी जो कि एक मुस्लिम नहीं थी एक बेसिकली मुगल नहीं थी एक
हिंदू थी, एक राजपूतानी थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें एग्जाम के लायक बहुत सी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक रेन होती है। एसिडिक रेन कौन सी होती है? जिनका पीएच 5.5 से लेस देन होता है। ताजमहल किसने बनवाया था? और दूसरा हमारे पास जो गोल्डन इरा ऑफ मुगल आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं वो शाहजहां का हमारे पास आता है। क्यों ग्लास इंडस्ट्रीज या कोई भी पॉलिटेक्निक इंडस्ट्रीज हमारे मॉन्यूमेंट्स के लिए खतरनाक होती है, क्यों बेकार होती है? क्योंकि वो एसिडिक रेन का सबसे बड़ा कारण बनती है। इन्होंने ना केवल ताजमहल बनाया, इन्होंने दिल्ली का जो लाल किला है और जामा मस्जिद और आगरा का जो फोर्ट है वो भी इन्होंने बनाया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नासा ने एक पिक जारी करी है। नासा साइंटिस्ट प्रपोज यूजिंग दिस टेक्निक टू मेजर हाउ द अर्थ्स वाटर एंड आइस मास इज शिफ्टिंग एज क्लाइमेट चेंज वर्सन। तो नासा ने ये बताया है कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले तो हम आज ग्लोबल वार्मिंग को ही समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होता है ड्यू टू हमारे पास गैसेज होती है, ड्यू टू मैं क्या कहूँ, हमारे पास बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज, ड्यू टू ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ये सारी की सारी हमारे पास जितनी भी टॉक्सिक गैसेज होते हैं वो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज होती है। ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज होता क्या है? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ग्रीन इसे हम बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। कैसे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट? ध्यान से सुनिए। सपोज करते हैं हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का ये हमारे पास जो भार अगर मैं लाना स्टार्ट करूं तो ये एक इन्वायरमेंट है अर्थ का, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली गैसेस पार्टिकल यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं हमारे पास। तो ये जो सन हमारे पास रहता है, सन से जो हमारी रेज आती है, रेज इसके अंदर एंटर तो कर जाती है, ठीक है ना। और हमें भी पता है हमारे अर्थ के ऊपर आजकल बिल्डिंग्स या प्लास्टिक से या जो भी रोड होते हैं, ग्रीनरी कम है, और ग्रीनरी कम होने की वजह से जो ये सन रेज आती हैं ये एब्जॉर्ब कम होती है, रिफ्लेक्ट ज्यादा होती हैं। और हमारे पॉल्यूशन होने की वजह से यहाँ पे एक थिक लेयर बन जाती है। थिक लेयर किस चीज की बन जाती है? गैसेस पार्टिकल की थिक लेयर बन जाते हैं। सपोज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एक थिक लेयर बन जाती है। तो बची हुई जो सपोज करते हैं 100 जूल हमारे पास एनर्जी आई, 100 जूल एनर्जी में से 80 जूल एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, और 20 जूल एनर्जी जो हमारे पास प्लांट्स थे उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, अपना खाना बना लिया फोटोसिंथेसिस से। तो 80 जूल एनर्जी जब यहाँ पे गई तो यहाँ पर 80 जूल एनर्जी जाने से क्या हुआ? इसमें से 80 में से भी कुछ रिफ्लेक्ट होगी अंदर और कुछ बाहर चली गई। यानी कि 80 में से बेसिकली 60% बाहर चलेगी, लेकिन 80 में से 20% तो फिर भी अंदर रही। 20% पहले थी, 20% ये ली, और यहां से भी जब ये टकराएंगी तो दोबारा बाहर जाएंगी, और दोबारा बाहर जाएंगी तो फिर दोबारा 10% अंदर रहेंगी, फिर दोबारा 5% अंदर रहेगी। ऐसे करके जो हीट होती है वो पूरी बाहर जाती नहीं है, रिफ्लेक्ट करके इवन हमारे यहाँ पर हीट वेव्स अंदर ही जिग-जैग करके घूमती रहती है, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का हार्मफुल इफेक्ट ये है कि हमारे जितने भी पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर जो भी हमारे पास ग्लेशियर्स है, वो ग्लेशियर्स बेसिकली पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। होता क्या था पहले कि सर्दियों में ग्लेशियर्स बनते थे और गर्मियों में पिघलते थे, लेकिन वो बहुत कम पिघलते थे, और अब तो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स ही पिघलते हैं। और जो हमारे पास वाटर होता है, यानी कि वाटर का जो सोर्स होता है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर या जो पीने लायक पानी का जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर्स ही हमारे पास होते हैं। यानी कि नदियों में जो पानी आता है वो हमेशा ग्लेशियर्स ही होते हैं। अब क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो हमारे अर्थ के अराउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, और वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो पहले ये वाली जगह आप देख रहे थे, इसमें भी जो नासा ने यहाँ पे पिक दी है ये वाली जगह है आप देख रहे थे। पहले इन वाली जगहों तक जमीन दिखती थी, अब ये वाली जगह में जमीन नहीं दिखती है। अगर सभी के सभी ग्लेशियर्स जो पिघल जाते हैं
तो आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश पानी के अंदर ही डूब रहा है। पानी का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि इवन यहाँ पर जो चेन्नई हमारे पास है, तमिलनाडु जो हमारे पास है, उसके बहुत से तटवर्तीय एरिया भी बेसिकली क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे, पानी की भेंट चढ़ जाएंगे। और आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो छोटे-छोटे आइलैंड्स हमारे पास होते हैं, यानी कि जो मालदीव्स यहाँ पे है, मालदीव्स पे तो पहले से ही खतरा मंडरा रहा है और वो तो अभी बहुत ज़्यादा डूब ही चुका है और बचा ही बहुत कम हुआ है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है और नासा ने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, उसी के ऊपर चिंता जताते हुए ये पिक शेयर करी है कि इस तरीके से रिड्यूस होगा। अगर कंप्लीटली सब कुछ हो जाता है तो ये जितने भी हमारे पास एरियाज होते हैं, ये सारे के सारे जलमग्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप आप ये बात समझे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे जाना स्टार्ट करते हैं। चेस हम्पी एस्केप्स विद अ ड्रॉ वर्सेस वर्सेस कशिल कशिल्स्काया जो है उसके साथ फाइट हुई किसकी? हम्पी की, और उसने उनको ड्रॉ कर दिया है और जोहू बीट्स दिव्या, जोहू ने बेसिकली दिव्या को बीट कर दिया है। चलिए आज हम कुछ चेस के बारे में पता करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चेस में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं? चेस में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितने हमारे पास होते हैं। 8 यहाँ पर होते हैं और 8 यहाँ पर होते हैं और 8 यहाँ पर बेसिकली सिपाही जिन्हें हम कहते हैं, बिशप्स शायद जिन्हें हम कहते हैं, वो यहाँ पर रखे जाते हैं। तो टोटल तो ये वर्ड आता है कि टोटल कितने हमारे पास जो प्यादे या जी कितने हमारे पास ये जितने भी हमारे पास इनको हम कहेंगे कि ये जितने भी प्यादे हो गए या जितने भी हमारे पास यूजेस मटेरियल हो गया वो कितने किए जाते हैं? वो 8 तो एक साइड सॉरी और 16 तो एक साइड से होते हैं, 16 दूसरी साइड से होना स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात 8 और 8 टोटल इसके अंदर बॉक्स 8 और 8 टोटल इसके अंदर जो चेक्स होते हैं वो बेसिकली 64 चेक्स हमारे पास होना स्टार्ट करते हैं। तो सबकी चाल अलग अलग होती है, ठीक है ना? हाथी की चाल अलग होती है, घोड़े की चाल अलग होती है। जो हमारे पास घोड़ा होता है, ठीक है ना, वो बेसिकली 2.5 कदम चलना स्टार्ट होता है इसके अंदर। चेस के अंदर अगर मैं बात कर दूं फेमस इंडियंस नेम की बात कर दूं कि चेस की कौन कौन से फेमस इंडियंस नेम है, अगर मैं इसके टूर्नामेंट्स की बात करूं तो इसमें बहुत से टूर्नामेंट्स होते हैं, वर्ल्ड के भी होते हैं, टाटा भी ग्रुप जो है हमारे पास, इसमें भी चेस में भी इसमें बेसिकली टूर्नामेंट करवाना स्टार्ट करता है। सो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करता हूं चेस के फेमस प्लेयर्स की जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आता है, वो है हमारे पास विश्वनाथ आनंद जी। विश्वनाथ आनंद जी, विश्वनाथ आनंद 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। 2002 के अंदर, 2007 के अंदर, 2008 के अंदर, 2010 के अंदर, 2012 के अंदर, और पहले ऐसे इंडियन हैं यानी कि फर्स्ट इंडियन है जो कि ग्रैंड मास्टर्स बने थे। और अभी अगर बात करूं जो आर प्रगनंदा जी हैं, जो आर प्रगनंदा जी हैं, वो सबसे कम उम्र में 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर्स बने हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप क्योंकि इनका नाम बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और गुकेश जी को तो कौन ही भूलेगा कि गुकेश जी तो अभी वर्ल्ड चैंपियन बने थे, तो इनका नाम भी बहुत बार आता है, इनका नाम भी बहुत बार आता है। ये अब आने थोड़े से एग्जाम्स में पूछे जाने बंद हो गए क्योंकि बहुत से लोगों को इनके बारे में पता है। एक और बात मैं बता दूं कि इनके बारे में भी सारी चीजें हैं। आई थिंक हाँ ठीक है और फीमेल के अंदर अगर मैं बात करना स्टार्ट कर दूं, फीमेल के बारे में अगर मैं बात करना स्टार्ट कर दूं तो फीमेल के अंदर क्या होगा? फीमेल के कोरिनूर, फीमेल के अंदर जो हमारे पास है कॉनरू हम्पी, ये हमारे पास है कॉनरू हम्पी हमारे पास है। और हमारे पास है हार्दिका हार्दिका द्रौनाली, हाँ, हार्दिका द्रौनाली, हार्दिका हार्दिका ध्रुव नाली है शायद, हाँ ध्रुव नाली, ध्रुव नाली, हरद्रिका ध्रुव नाली, यही हमारे पास है। नाम याद हम रखना स्टार्ट करेंगे फीमेल्स के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया चेस पे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए तो याद नहीं है इसके
तो मोस्टली 2-3 इंडियन जैसे टाटा हमारे पास करवाता है, ये हमें याद रखनी चाहिए। वर्ल्ड चैंपियन हमारे पास होते हैं, अच्छा वर्ल्ड टूर्नामेंट होते हैं, चाहे इसके वो यंगर के भी होते हैं और वो अडल्ट के भी होते हैं, वो सब के हमारे पास होना स्टार्ट होते हैं। तो अब हम इसके अंदर बातें करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। तो आप ब्रह्म कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज से जुड़िए और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जुड़िए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगर मैं बात कहूँ तो पीछे सीबीएसई का पेपर हुआ था, वहां से भी 5 क्वेश्चंस करंट के हमारी केवल 5 वीडियो से थे। तो मैं इसके ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी-सी लेट हो जाती है, 12-1 बजे तक आती है क्योंकि बहुत सी रिसर्च करनी पड़ती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीज़ें निकालनी पड़ती है। ये केवल न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे काम किया जाता है। आप डेली नोट्स बनाइए, काम कीजिए और पेपर दीजिए, फिर बताइएगा कि पेपर में कुछ आया या नहीं। आप ही हमारे सपोर्टर हैं, आपसे ही हम हैं, हमसे ही आप हैं। धन्यवाद।